Hello friends, first of all welcome to this channel Nursing Queries and my life journey। फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि मैं जो स्टडी कर रही हूँ थोड़ा आपसे भी शेयर करूँ कि ताकि क्या पता आपका भी कुछ हेल्प हो जाए और हम लोग साथ में ही पढ़ें और जो भी आगे निकालना हो जो भी जॉब निकालना हो हम लोग साथ में ही निकालें। तो पहले मैं आपको बहुत ज़्यादा तो अभी डिटेल्स नहीं बताने वाली हूँ कि कैसे पढ़ना है, क्या आप करना है, नहीं तो उसी में सारा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो मैं बस इतना बनाना चाहूँगी कि मैं जो नोट्स बनाई हूँ अभी जो आपको दिखा रही हूँ, ये नोट्स है हमारा जो PR यादव का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या की हूँ कि PR यादव से ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज करके मैं नोट्स लाऊंगी ताकि आपका भी हेल्प हो जाए और मेरा भी, और हम लोग साथ में पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या की हूँ कि जो वैसे क्वेश्चन जो PR यादव का जो क्वेश्चन था, ठीक है, उसका जो भी मुझे नहीं आ रहा था, ठीक है, या फिर जो भी थोड़ा लगा कि हाँ इम्पॉर्टेंट है, तो उसको मैं क्या करी, मैं लिख ली हूँ। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ही है जो कि रिपीट आते हैं और ये सारे क्वेश्चन ही मतलब PR यादव बुक का वाकई आपको भी पता है कि बहुत अच्छा इसका होता है। सारे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि ठीक है इसी तरीके से हम लोग करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो भी इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं इतना कह सकती हूँ आपको कि अगर ये जो नोट्स है अगर इतना आप पढ़ लिए तो फिर अगर PR यादव का कोई भी क्वेश्चन आप बनाओगे तो ऐसा होगा ही नहीं कि आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं यही बस ट्राई करना चाह रही हूँ कि ठीक है जो भी है हम लोग इसको अच्छे से पहले नोट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी नोट्स से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, इनको याद करना होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको समझ लेंगे, याद कर लेंगे, इसके बाद फिर हम PR यादव का जो भी क्वेश्चन है उसको एक बार सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कि जो भी नोट्स है हमारा, आपको भी पता चल जाएगा जो भी नोट्स है ये किस तरीके से हेल्पफुल है जो PR यादव के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली जो नोट्स है मैंने PR यादव के क्वेश्चन वाले बुक से ही बनाया है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने लिखी है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से ही। ठीक है, तो फर्स्ट है एट PHC लेवल वैक्सीन्स आर स्टोर्ड एट आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि अगर PHC लेवल पे जो वैक्सीन है उसको कहाँ हम स्टोर करते हैं, तो आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो 1974 में। ठीक है, 1974 में WHO के द्वारा, ठीक है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ठीक है, ये आया था, EPI पहली बार आया था। ठीक है, और 1985 में 1985 में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ठीक है, इसको रीनेम्ड किया गया था, कैसे, यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, यानी कि 1985 में यूनिसेफ के द्वारा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन को रीनेम किया गया, यानी कि दोबारा अगेन नेम दिया गया, क्या, यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कंटेन्स लिविंग वायरस, यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन होते हैं वो कैसे वायरस को क्या कंटेन रखते हैं, तो उसमें होगा लिविंग वायरस कंटेन रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा WHO ऑफिशियली डिसकंटिन्यू द यूज ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, मीन्स कि जो WHO है वो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को ऑफिशियली कब डिसकंटिन्यू किया था, तो 1982 में डिसकंटिन्यू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 अक्टूबर 1977 को क्या हुआ था, लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स रिपोर्टेड हुआ था, यानी स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कब रिपोर्ट हुआ था, 1977 26 अक्टूबर को। ठीक है, कहाँ, सोमालिया में, ठीक है, अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 1975 में क्या हुआ था, 24 मई को स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस जो है इंडिया में फाउंड किया गया था। ठीक है, कहाँ में, इंडिया में भी कहाँ, तो बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि अप्रैल 1977 में क्या हुआ था, इंडिया जो है डिक्लेयर किया था कि स्मॉल पॉक्स फ्री है, यानी कि देखो 1977 में क्या क्या हुआ, सबसे पहले हुआ कि लास्ट केस स्मॉल पॉक्स का फाउंड किया गया 1977 को ही अफ्रीका में। ठीक है, उसके बाद 1975 में इंडिया में सबसे पहले अगर स्मॉल पॉक्स फाइंड ख़त्म हुआ था। ठीक है, लास्ट केस जो है स्मॉल पॉक्स का इंडिया में पाया गया था, बिहार में, कब, 1975 में। ठीक है, लेकिन अगर इंडिया से बाहर भी देखें तो ओवरऑल अगर देखें तो 1977 में
इसको रिपोर्टेड किया गया था, ठीक है, लास्ट केस। और जो है 1977 अप्रैल में इंडिया को स्मॉल पॉक्स फ्री घोषित कर दिया गया था, ठीक है, कि इंडिया में अब स्मॉल पॉक्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 8 मई 1980 में क्या हुआ था, वर्ल्ड जो है डिक्लेयर किया था स्मॉल पॉक्स फ्री, ठीक है। 1977 में इंडिया डिक्लेयर किया कि स्मॉल पॉक्स फ्री है, और 1980 में क्या किया, वर्ल्ड डिक्लेयर किया कि स्मॉल पॉक्स फ्री है, ठीक है, यानी ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका फुल फॉर्म आ सकता है AEFI का फुल फॉर्म क्या है, तो एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है कि देयर 3 टाइप्स ऑफ वैक्सीन यूज किया जाता है जो कि जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के लिए, ठीक है, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के लिए 3 टाइप्स का वैक्सीन यूज किया जाता है। कौन सा, फर्स्ट है माउस ब्रेन डिराइव्ड इनएक्टिवेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है सेल कल्चर्ड डिराइव्ड इनएक्टिवेटेड, थर्ड है सेल कल्चर डिराइव्ड लाइव अटेन्यूएटेड, ठीक है। पहला है कि माउस ब्रेन डिराइव्ड इनएक्टिवेटेड, दूसरा है सेल कल्चर डिराइव्ड इनएक्टिवेटेड, और तीसरा है सेल कल्चर डिराइव्ड लाइव अटेन्यूएटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि BCG हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस बी OPV, ये जो है रिकमेंडेड किया जाता है कब, एट बर्थ अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के दौरान जो है BCG हेपेटाइटिस बी और OPV कब रिकमेंडेड किया जाता है, बर्थ के टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है OPV, मीजल्स, येलो फीवर, लाइव इन्फ्लुएंजा ETC, ये सब कैसे वैक्सीन है, लाइव वायरल वैक्सीन, ठीक है। ये जो है इट इज़ नॉट एडमिनिस्टर्ड एट एन HIV पॉजिटिव चाइल्ड बट BCG कैन बी गिवन टू HIV पॉजिटिव चाइल्ड, यानी कि एक लाइन में हम लोग कह सकते हैं कि जो भी लाइव वायरल वैक्सीन होते हैं वो HIV पॉजिटिव चाइल्ड को हम लोग नहीं देते हैं। जैसे में हो गया कि OPV, मीजल्स, येलो फीवर, ये सब जो है लाइव इन्फ्लुएंजा, ये सब जो है लाइव वायरल वैक्सीन होते हैं। ये सब जो हम लोग HIV पॉजिटिव केस अगर कोई चाइल्ड है तो उसको हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन BCG जो है ये HIV पॉजिटिव चाइल्ड को हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे मैंने क्या किया है, थोड़ा एग्जाम्पल लिखा है, जैसे लाइव वैक्सीन का जो है एग्जाम्पल, ठीक है। बैक्टीरिया के द्वारा जो भी लाइव वैक्सीन है उसको क्या कहेंगे, BCG टाइफाइड ओरल, ठीक है। नेक्स्ट है वायरल, OPV, येलो फीवर, MMR, रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। नेक्स्ट है टॉक्सॉइड, टॉक्सॉइड का एग्जाम्पल क्या है, डिप्थेरिया, टेटनस एंड असेलुलर पर्टूसिस, ठीक है। प्रोटीन DTaP इसको शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। ये सारा जो है लाइव वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन कौन कौन सा है अगर हम लोग ऐसे ही याद करें तो BCG टाइफाइड ओरल, OPV, येलो फीवर, MMR, रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा, डिप्थेरिया, टेटनस और सेलुलर पर्टोसिस, प्रोटीन DTaP जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये सारा हो गया लाइव वायरस, ठीक है। अगर हम लोग किल्ड वैक्सीन का देखें या फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कौन कौन से होते हैं, तो बैक्टीरियल वैक्सीन में जैसे कि टाइफाइड है, कॉलरा है, प्लेग है, पर्टूसिस है, ठीक है। वायरल में रेबीज है, साल्क है, पोलियो वैक्सीन जिसको IPV कहते हैं, इन्फ्लुएंजा, हिब, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। इसके अलावा IPV डिस्कवर्ड जिसको जो किया गया था जेई साल के द्वारा, ठीक है, 1954 में, ठीक है। यानी कि जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है कौन कौन से हो गए, टाइफाइड, कॉलरा, प्लेग, पर्टूसिस, रेबीज, साल्क, पोलियो वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर, ठीक है, फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू वैक्सीन नेशन साइट इज कॉल्ड कोल्ड चैन, यानी कोल्ड चैन किसको कहते हैं कि ऐसा सिस्टम जो क्या करे, स्टोर करे और ट्रांसपोर्ट करे वैक्सीन को, ठीक है। कैसे, लो टेम्परेचर पे, कहाँ से, फ्रॉम मैन्युफैक्चर, यानी कि जहाँ पे वैक्सीन बन रहा है वहाँ से कहाँ तक पहुँचाना है, वैक्सीनेशन साइट तक जो वैक्सीन को पहुँचाता है, वैसा सिस्टम जो कि वैक्सीन के बनने से जहाँ बनता है वहाँ से लेकर वैक्सीनेशन साइट तक अगर अच्छे से स्टोर करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है एक लो टेम्परेचर पे, उसी को हम लोग कहते हैं कोल्ड चैन, ठीक है। जो कोल्ड चैन है
इसका टेम्परेचर कितना मेंटेन रखता है ये 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सारे वैक्सीन ऑल वैक्सीन लूज दियर पोटेंसी इफ एक्सपोज टू टेम्परेचर एबव 8 डिग्री, यानी कि जो भी वैक्सीन है वो अगर 8 डिग्री सेल्सियस से अगर उसको ज़्यादा दिया जाए टेम्परेचर तो अपना पोटेंसी होता है उसको वो खो देता है। ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट, वैक्सीन ऑल्सो लूज पोटेंसी इफ टेम्परेचर एट फ्रीजर। ठीक है, एक्सेप्ट पोलियो एंड मीजल्स, यानी कि देखो 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक अगर रहता है तो वो नॉर्मल है, यानी कि उसका पोटेंसी मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर 8 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है, तब भी वो अपना पोटेंसी खो देगा। अगर उसको फ्रीजर में रख देते हैं तब भी पोटेंसी खो देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ वैक्सीन है जैसे कि पोलियो और मीजल्स, इसको अगर फ्रीजर में भी रख देंगे तब भी ये अपना पोटेंसी का एक तरह से कह सकते हैं उसका वर्क एफिशिएंसी, ठीक है, उसको नहीं खोता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोलियो और मीजल्स जो है क्या करता है, डोंट लूज देयर पोटेंसी इफ केप्ट इन फ्रीजर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर क्या होता है पोलियो वैक्सीन का, तो पोलियो वैक्सीन का आइडियल टेम्परेचर होता है -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ BCG वैक्सीन का क्या होता है 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ वैक्सीन फ्रॉम मोस्ट हीट सेंसिटिव टू लिस्ट हीट सेंसिटिव आर। ठीक है, कि कभी कभी होता है ना कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा वैक्सीन ज़्यादा हीट सेंसिटिव है या फिर कौन सा लेस हीट सेंसिटिव है। ठीक है, तो जो OPV है, ठीक है, OPV वायरस ये सबसे ज़्यादा मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। ठीक है, इसको कहाँ कितने पे स्टोर किया जाता है -20 डिग्री सेल्सियस में डीप फ्रीजर में। ठीक है, इसके बाद OPV के सबसे ज़्यादा है मोस्ट हीट सेंसिटिविटी। इसके बाद क्या है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा के बाद क्या है IPV और मीजल्स, और IPV मीजल्स के बाद क्या है DPT, पेंटावैलेंट और रोटा वायरस। ठीक है, और इसके बाद है टेटनस। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि टेटनस जो है मोस्ट हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन है। ठीक है, अच्छा हीट रेसिस्टेंट या हीट सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर OPV वायरस है ये सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिविटी है इसमें, यानी कि अगर इसको हीट में ये बिल्कुल भी नहीं रखा जा सकता। अगर इसको रखेंगे तो इसका जो पोटेंसी है, इसका वर्क एफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ये सबसे ज़्यादा है इसलिए इसको सबसे ज़्यादा डीप फ्रीजर में हम लोग रख रहे हैं -20 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, इसके बाद आता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा है कि ये भी हीट सेंसिटिविटी, यानी इसको भी हीट में रखेंगे तो अपना पोटेंसी खोएगा, लेकिन ये OPV से थोड़ा कम है। ठीक है, इसी तरीके से कि सबसे ज़्यादा यानी कि TT को उतना ज़्यादा भी हीट सेंसिटिविटी नहीं है इन सब के कंपैरिजन में, लेकिन ये इसको हम कह सकते हैं हीट रेसिस्टेंट है, यानी कि इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। TT मतलब टेटनस का जो वैक्सीन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सेप्ट पोलियो एंड मीजल्स ऑल अदर वैक्सीन्स आर स्टोर्ड एट 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि जो भी पोलियो और मेजल्स है उसके अलावा जो सारे वैक्सीन है उसको कैसे हम लोग रखते हैं 2 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है, क्योंकि पोलियो और अभी हम लोग मेजल्स का पढ़े ना कि ये लोग क्या है कि इन लोगों को हम फ्रीजर बाकी जो वैक्सीन है वो सब अपना पोटेंसी खो देते हैं अगर उनको हम फ्रीजर में रखें तो, लेकिन पोलियो और मीजल्स को हम फ्रीजर में रख सकते हैं। ठीक है, तो पोलियो और मीजल्स के वैक्सीन को छोड़कर बाकी सबको कितने पे हम रख सकते हैं 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट है पोलियो और मीजल्स जो है इसको कैसे स्टोर करते हैं फ्रीजर कंपार्टमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो सारा वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, DPT और DT वैक्सीन जो है इसको कैसे रखते हैं शुड केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इसको भी रेफ्रिजरेटर में रखते हैं कैसे 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है, और ये जो DPT और DT वैक्सीन है इसको कभी भी फ्रीजर नहीं कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि फ्रीजर जोन में नहीं रख सकते हैं, और एंड इट शुड बी यूज्ड ओवर 1 वीक आफ्टर इशूड, यानी कि जो DPT और DT वैक्सीन है ये यूज इशू अगर कर दिया गया उसके बाद ये 1 वीक तक यूज किया जा सकता है। ठीक है, फ्रोजन DPT वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड, क्योंकि इसको फ्रोजन अगर कोई हो गया है तो उसको फिर हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है BCG, जो वैक्सीन वाला पॉइंट है ना इसमें पढ़ लेते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नहीं ऐसे बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे BCG के बारे में। ठीक है, BCG को क्या कहते हैं बेसिली कालमेट ग्यूरिन। ठीक है, BCG वैक्सीन को ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है माइकोबैक्टीरियम
बोविस बैक्टीरिया से, ठीक है। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, मेनिंजाइटिस एंड सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट लेप्रोसी, ठीक है। यानी कि ये पल्मोनरी टीबी, टीबी मेनिंजाइटिस और कुछ लेप्रोसी से भी प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। ये सब के अगेंस्ट ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बीसीजी, ठीक है। इसको एडमिनिस्टर्ड कैसे करते हैं, इसको एडमिनिस्टर्ड करते हैं आईडी यानी इंट्राडर्मल, ठीक है। किस तरीके से, ट्यूबरकुलिन सिरिंज से। ये भी क्वेश्चन आता है कि बीसीजी को हम कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, ट्यूबरकुलिन सिरिंज से, ठीक है। कहाँ, इनटू लेफ्ट डेल्टॉइड एरिया एट बर्थ, बर्थ के टाइम देते हैं लेफ्ट डेल्टॉइड एरिया में, ठीक है। बट कैन बी यूज टिल 1 ईयर, इसको यानी कि 1 साल तक हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी कि जो बीसीजी की वैक्सीन है, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि जस्ट आफ्टर बर्थ देते हैं या फिर टिल 1 मंथ में देते हैं, लेकिन अगर बाय द वे नहीं भी पड़ा बच्चे को, बाई मिस्टेक रह गया, तो हम लोग टिल 1 ईयर दे सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट आर्म में, ठीक है, डेल्टॉइड मसल्स यानी कि लेफ्ट आर्म में, ठीक है। डू नॉट स्वैब द एरिया ऑफ इंजेक्शन, यानी कि जब भी ये ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन के थ्रू जब बीसीजी वैक्सीन देते हैं तो वहाँ पे ऐसे रब नहीं करते हैं, ठीक है। स्वैब यानी कि जो कॉटन होता है, कॉटन स्वैब, उससे हम लोग इंजेक्शन जहाँ दिए उस एरिया को हम लोग रब नहीं करते हैं, ठीक है। टेक्निक ऑफ एडमिनिस्टरिंग बीसीजी वैक्सीन क्या होता है, यानी कि जो हम लोग बीसीजी वैक्सीन किस तरीके से देते हैं, इंट्राडर्मल स्क्रैच इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है। ये इसका टेक्निक होता है, ठीक है। डायल्यूट इसमें कौन सा यूज करते हैं बीसीजी वैक्सीन देने के लिए, तो नॉर्मल सलाइन। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनयूज जो बीसीजी वैक्सीन होता है उसको डिस्कार्ड कब करते हैं, 6 आवर के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ VVM इज अटैच्ड ऑन द लेबल ऑफ वैक्सीन, ठीक है, इट कैन बी यूज्ड अप टू, या अगर VVM जो है अटैच्ड है वैक्सीन के लेवल से, तो इसको हम कब तक यूज कर सकते हैं, 28 डेज आफ्टर ओपनिंग, उसको ओपन करने के 28 डेज तक हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ VVM इज अटैच्ड ऑन द लोकेशन अदर देन लेवल ऑफ वैक्सीन, ठीक है, उसके लेवल से अलग हटकर अदर लोकेशन पे अगर है, जैसे कि अगर कैप पे है या फिर नेक पे है, तब इसको क्या करेंगे, देन इट कैन बी यूज्ड अप टू एंड ऑफ इम्यूनाइजेशन सेशन और विद इन 6 आवर ऑफ ओपनिंग, यानी कि जब तक हम लोग दे रहे इम्यूनाइजेशन सेम डे में, उसी तक, नहीं तो मैक्सिमम 6 आवर तक हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर गिविंग BCG अ स्कार गेट्स फॉर्म, ठीक है, इन 2 मंथ्स, यानी कि जो ये भी क्वेश्चन आता है कि बीसीजी का अगर दिए तो जो अस्कार बनता है वो कितने कब तक बन जाता है, 2 मंथ्स में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पोलियो वैक्सीन, ठीक है। पोलियो वैक्सीन के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए देखिए इसको वैक्सीन वाला सारा देख लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो जो पोलियो वैक्सीन है, ठीक है, OPV वाज एडेड इन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें OPV कब ऐड हुआ था, 1979 में, ठीक है। जो मीजल्स है ये कब ऐड हुआ था, 1985 में, ठीक है। जो पोलियो वैक्सीन है, OPV वैक्सीन, ये प्रिपेयर्ड कैसे किया जाता है, लाइव अटेनुएटेड ऑर्गेनिज्म, हर एक जो सेंटेंस है वो एक तरीके से क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा OPV या फिर इसको स्कैबिन वैक्सीन भी कहते हैं। ये प्रिपेयर्ड कैसे होता है, 3 टाइप्स ऑफ लाइव अटेनुएटेड पोलियो वायरस, यानी ट्राईवैलेंट इसको कहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ लाइव अटेनुएटेड पोलियो वायरस से बनता है कौन, OPV, या फिर इसको स्कैबिन वैक्सीन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा IPV, ठीक है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, साल्क वैक्सीन भी कहते हैं, ठीक है। OPV को हम लोग स्कैबिन वैक्सीन कह रहे थे, IPV को हम लोग क्या कह रहे थे, साल्क वैक्सीन, ठीक है। ये क्या कंटेंट रखता है, ऑल दी 3 टाइप्स ऑफ पोलियो वायरस इनएक्टिवेटेड बाय फॉर्मेलिन, यानी कि इसमें जो सारा जो है पोलियो वायरस इसमें क्या है कि, यानी इसमें क्या है कि सारा जो है पोलियो वायरस होता है 3 टाइप्स का, जो कि इनएक्टिवेट किया हुआ रहता है किसके द्वारा, फॉर्मेलिन के द्वारा, ठीक है। जो नेक्स्ट है कि IPV जो है एडमिनिस्टर्ड कैसे किया जाता है, IM रूट यानी इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
कि फ्रैक्शनल आईपीवी 1/5 और फुल आईपीवी डोज गिवन बाय इंट्राडर्मल रूट इन राइट अपर आर्म, यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो फ्रैक्शनल आईपीवी है वो कैसे दिया जाता है, इंट्राडर्मल रूट, कहाँ पे, रूट के थ्रू, कहाँ पे, राइट अपर आर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो है ये कैसे दिया जाता है, आईएम रूट के थ्रू, ठीक है। ये सारा रूट याद रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीवी जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है किस केस में, एमएमआर के केस में, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एनाफाइलिक रिएक्शन टू नियोमाइसिन, यानी कि इसमें क्या होता है ना कि एनाफाइलिक रिएक्शन शो होता है इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट राउंड ऑफ पीपीआई, यानी कि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का जो फर्स्ट राउंड है ये कंडक्टेड कब किया गया था, पहली बार 9 दिसंबर 1995 में, ठीक है। और अगेन कब स्टार्ट किया गया था, 20 जनवरी 1996 में, ठीक है। आफ्टर अ इंटरवल ऑफ 6 वीक के इंटरवल के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है ये लॉन्च इन कब हुआ था इंडिया में, 1995 में, ओके। अब नेक्स्ट हमारा जो वैक्सीन है एमएमआर है, ठीक है। एमएमआर यानी मीजल्स मम्स और रुबेला वैक्सीन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये कैसा वैक्सीन है, इट इज़ लाइव वायरल वैक्सीन, ठीक है। और ये एडमिनिस्ट्रेट कैसे किया जाता है, सबक्यूटेनियसली, यानी एससी रूट के थ्रू दिया जाता है, कहाँ, अपर आउटर एस्पेक्ट ऑफ राइट अपर आर्म, यानी कि राइट अपर आर्म में अपर जो एस्पेक्ट से, आउटर एस्पेक्ट से वहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। इसका कितना डोज होता है, 2 डोज जो होता है रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट प्रोटेक्शन के लिए। जो एमएमआर का होता है ये 2 डोज होता है, ठीक है। जो पहला डोज होता है वो कब पड़ता है, 9 से 12th मंथ में, ठीक है। एमएमआर का फर्स्ट डोज 9 to 12 मंथ में पड़ता है, ठीक है। जो सेकेंड डोज होता है ये कब पड़ता है, आफ्टर अ गैप ऑफ 4 वीक, यानी कि 9 to 12 मंथ के बीच जब भी पड़ा उससे 4 वीक के बाद जो है सेकेंड डोज पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डीपीटी, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग और सारा वैक्सीन के बारे में, क्योंकि इसमें हम लोग सारा जो है अभी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ही देख रहे हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है पीआर यादव के थ्रू है। अगर ये सारा अगर आप एक बार याद कर लिए, एक बार समझ लिए, तो फिर आपको पीआर यादव का जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का सारे नोट्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।